बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कोर्ट में, मुसलमान कह रहे हैं कि हम तो यहाँ मुगलों के टाइम से नमाज पढ़ रहे हैं। तो अब ये संशोधन के बाद उनका कोई हक नहीं होगा। अब 1995 का जो वक्फ एक्ट था उसमें ये परमिसेबल था कि एक हिंदू भी एक वक्फ बना सकते हैं। हिंदू बाप एक वसीयत बना के अपने पूरा संपत्ति अपने बेटी को ना देके बेटे को दे सकते हैं, लेकिन शरीयत में अलग है, ये आपको समझना है। तो मेरे अनुसार इनफैक्ट अगर कोई संशोधन करना है तो हिंदू लॉ में करना है। जैसे आप देखो अब राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना है, कल संसद में कोई बोल रहा था कि उसमें भी लिखा है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसको हिंदू होना है। अब यहाँ जो है सीईओ जो है, जो पहले मुसलमान थे वक्फ एक्ट में, उसको हटा दिया गया है, अब वो हिंदू हो सकता है। वक्फ बोर्ड की फिर ताकत क्या है? वो क्या रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या ताकत है? प्रॉब्लम है, अगर अब देखो पहले एक्ट में था कि एक मुसलमान एमपी या मुसलमान एमएलए को नॉमिनेट करना है। अगर अब सत्ताधारी दल में कोई मुसलमान एमपी एमएलए नहीं है, फिर संशोधन तो करना ही होगा ना। सरकार 100% करेक्ट है कि पूरा देश में वक्फ का बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ है। भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीन इसी संस्था के पास है, करीब 9.5 लाख एकड़। दुनिया के 30 देशों के पास इससे कम जमीन है। अब करप्शन का आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि आपका बाबू भी तो बैठा है उसमें। ऐसा थोड़ा ही है कि सिर्फ सिविलियंस या नेता चला रहे हैं उसे। ये तो मिल बांट के खा रहे हैं सब। तो इसलिए मोदी जी के ये जो इनिशिएटिव है बहुत एक्सीलेंट इनिशिएटिव है कि उन्होंने अब कह दिया कि सब अब रजिस्टर करना होगा पोर्टल में। अगर कोई कह रहे हैं कि हमारे मुर्दे को भी आप शांति से नहीं सोने दे रहे हो, कम से कम इनको तो पक्ष करो, तो उसमें भी कुछ पॉइंट है उनका। मोदी जी गुजरात से है और मोदी जी के बहुत प्यार है, लगाव है वहाँ के, एंड दोस्त वहाँ के जो मुसलमान हैं उनको बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है और उन्होंने अब बोहरा को भी एक अलग से वक्फ बोर्ड दिया है। तो ये इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग एंड वी हैव टू सराहना चाहिए। वकील इतना सतर्क रहता है कि मुझे पता नहीं शब्द के बारे में, उसने कह दिया, पता नहीं क्या चिपक जाए। भाई मुझे नहीं पता, तूने कहा। नमस्कार, पढ़ाकू नितिन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से, इनफैक्ट 6 महीनों से, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से आप सुन रहे होंगे वक्फ से जुड़ी खबरें। संसद में खूब घमासान मचा रहा, पत्रकारों और नेताओं की नींद उड़ गई क्योंकि देर रात तक संसद चलती रही। अब तो हाल यह है, जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बाकी हैं और इसके बाद अब नया कानून वक्फ पर बन जाएगा। खूब सारी रिसर्च चल रही हैं, खूब सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, टीवी पर बहस तेज है, तो हमने सोचा फिर पॉडकास्ट भी कर ही लिया जाए। एक बार A to Z समझ लें कि वक्फ की राजनीति क्या है, पहले क्या हो रहा था, नया क्या होगा, जिन्हें इससे आपत्ति है उनकी आपत्तियां क्या हैं, और इससे बेहतर क्या होता कि किसी वकील को बुलाया जाए, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। संजय घोष खूब बेबाकी से लिखते हैं ट्विटर पर, और हमारे पॉडकास्ट में भी पहले आए हैं। जब हमने BNS पर बात की थी तब खूब आलोचना की थी आपने। आज पूछूंगा 1-2 बातें उस बारे में भी, लेकिन वक्फ पर ज्यादा बात होगी। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू नितिन। तो मुझे बताइए सबसे पहले इसको बिल्कुल एक क्लास की तरह कर लेते हैं आज जी। इसमें बहस तो हम क्या ही करेंगे, क्योंकि आधी पब्लिक समझ नहीं रही है, विरोध और समर्थन कर रही है बढ़ चढ़कर। तो वक्फ क्या है, और ज्यादा पहले नहीं जाते क्योंकि वैसे इसकी हिस्ट्री अरब में भी है, फिर सल्तनत काल में भी है, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताइए कि इस पर कब साफ साफ कानून बना। देखिए, पहले तो आपको ये समझना है कि ये वक्फ जो है ये एक बहुत ही यूनिक चीज है। हमारे जो पिछले रूल है अभी भी रहेगा कि जो शब्द आपको अनुवाद करना होगा हिंदी में आप कर दीजिएगा। ठीक है। तो वक्फ जो है ये एक खासियत सिर्फ शरिया में या मुसलमानों का कानून में था और है, और उसके बाद उसको कोडिफाई किया गया। वक्फ का कानून बहुत बार आए हैं, 54 में आए हैं, 95 में आए, पहले 1913 में आए हैं। तो वक्फ एक चीज है कि जहां एक डेडिकेशन किया जाता है अल्लाह के नाम पे या ईश्वर के नाम पे। तो आपका कोई संपत्ति है, वो संपत्ति आपका मूवेबल या इमूवेबल संपत्ति हो सकते हैं, तो वो आप ईश्वर के नाम समर्पण करके आप किसी पर्पस के लिए आप उसको दान कर देते हैं या बोल देते हैं कि इसके लिए होगा, तो उसको वक्फ कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वक्फ, आप एक बार जो वक्फ बना दिया, वो उसको फिर आप रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल है।
एक बार आपने बोल दिया कि वक्फ है, आप वापस नहीं ले सकते। स्वामित्व का अधिकार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। एक नंबर 1। ठीक है। और नंबर 2, वो इनएलिएनेबल है। जो पर्पस आपने कह दिया उसके लिए उसको करना है। अच्छा, अगर मैं समझने के लिए जमीन देता हूं और कहता हूं इस पे स्कूल बन जाए तो स्कूल ही बनेगा? स्कूल ही बनेंगे उनके लिए। तो वक्फ का डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वक्फ थे। मैं तो उसमें वो टर्म्स, आई डोंट वांट टू गो इनटू द टर्म्स, बट आप अगर सीधे सीधे देखेंगे, एक है प्राइवेट वक्फ, एक है पब्लिक वक्फ, चैरिटेबल वक्फ होते हैं और नॉन चैरिटेबल वक्फ होते हैं। मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए आपका संपत्ति है, आप कहते हो कि मैं इस संपत्ति से एक मस्जिद बनाना चाहता हूं, और उस मस्जिद, मेरा गांव में मस्जिद होगा, गांव वाले आके उस मस्जिद में इबादत कर सकते हैं। तो ये एक पब्लिक पर्पस का वक्फ हो गया। या मान लो मैं एक वक्फ बनाता हूं कि मेरे घर में मेरे जो डिसेंडेंट्स होंगे, मेरे जो सर्वेंट्स होंगे, उनके लिए मैं एक डिस्पेंसरी बना रहा हूं, या उनके लिए मैं एक प्राइवेट मस्जिद बना रहा हूं। तो वो एक प्राइवेट वक्फ हो गया, जो पब्लिक के लिए नहीं है, वो प्राइवेट के लिए है। तो वक्फ का 2 तरीके का वक्फ हो सकता है, प्राइवेट वक्फ हो सकता है और पब्लिक वक्फ हो सकता है। फिर वक्फ का पर्पस भी एक चैरिटेबल हो सकता है। चैरिटी मतलब समाज सेवा के लिए हो सकता है। आप मस्जिद के लिए दे सकते हो, आप उसमें मज़ार के लिए दे सकते हो, आप उसमें कब्र खाना के लिए, कब्र बनाने के लिए, कब्रिस्तान के लिए दे सकते हो। वो जो पब्लिक पर्पस हो गया, अस्पताल बनाने के दे सकते हो, स्कूल बनाने के दे सकते हो, मदरसा बनाने के दे सकते हो। और प्राइवेट होगा जब आप आपके जो डिसेंडेंट्स है उनके लिए दे रहे हो। कि मान लो एक आपके पास एक खेत है, आप कहते हो कि ये खेत मैं वक्फ में देता हूं, इससे जो आमदनी होगा, इससे मेरे जो डिसेंडेंट्स होंगे, मेरे जो वारिस होंगे, उनको वहां से खाना दिया जाएगा या पैसा दिया जाएगा उनको ये करने के लिए। ये भी वक्फ कहलाता है? इसको भी वक्फ कहते हैं, इसको प्राइवेट वक्फ कहते हैं। अच्छा। अल औलादी, ठीक है, जो अपने संतानों के लिए दिया जा रहा है। उसमें भी अब संशोधन आए हैं, हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर कि क्या संशोधन उन्होंने किया है। ओके, तो अलग अलग तरह के वक्फ हुए, और आप ये भी कह रहे हैं कि अलग अलग सालों में इससे कुछ कानून जुड़ते चले गए, नए नए बने। जी। तो ये कोई पहली बार तो इसके पहले तो जैसे आप जब मुगल से लेके या उनके पहले से लेके वक्फ देखिए, वक्फ तो इस्लामिक लॉ से आए हैं। इस्लामिक लॉ का आपके श्रोता को जानना चाहिए कि इस्लामिक लॉ का वेरियस सोर्सेज होते हैं। सबसे पहला सोर्स होते हैं कुरान, जो होली कुरान है। अब कुरान में जो लिखा है वो प्राइमरी एंड मेन सोर्स होते हैं। अब कुरान में सब कुछ नहीं लिखा हो सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉब्लम आया कि उसका सोल्यूशन क्या है, उसका हल क्या है, कुरान में तो कुछ लिखा नहीं है। तो फिर सेकेंडरी सोर्स आ जाता है जिसको हम कहते हैं हदीस। हदीस मतलब कि हजरत मोहम्मद, प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर जी ने, उन्होंने अपने जिंदगी में क्या किया है या क्या बोला है, वो देख के आपको फिर उससे आप बोल सकते हैं कि हाँ, हजूर ने ऐसा किया है तो मतलब ये सही है, ये जायज है और ये हराम है। तो उसको कहते हैं द सेकंड सोर्स, हदीस। उसके पास अब लाइफ ऑफ प्रॉफिट इज ऑल्सो लिमिटेड। तो मान लीजिए कुरान हो गया, हदीस हो गया, फिर प्रॉफिट का भी तो लाइफ लिमिटेड था। एज टाइम वेंट बाय और भी प्रॉब्लम्स आए, तो उस प्रॉब्लम का, उस लीगल प्रॉब्लम का हल क्या है। जब फतवा मांगा, फतवा इज लीगल ओपिनियन। फतवा, देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग कि फतवा कुछ नेगेटिव है। फतवा ओनली मींस जूरिस्ट का ओपिनियन, सलाह है। कोई फतवा मांगा कि आप बताओ कि क्या मैं ये कर सकता हूं कि नहीं, क्या मैं शर्ट पैंट पहन के बाहर जा सकता हूं कि नहीं। अब कुरान में कुछ लिखा नहीं है, हदीस में कुछ नहीं लिखा है। फिर द सेकंड सोर्स comes as इजमा, थर्ड सोर्स, जो इजमा कहते हैं, जो औकिया, जो कंसेंसस ऑफ जूरिस्ट है। तो जो इस्लामिक कानून के जानकार लोग हैं, वो मिलकर तय करते हैं और फिर आपको जो सलाह देते हैं वो फतवा है। ये इजमा था कि जो खलीफ थे वो उसके बाद रेगुलरली उनका जूरिस्ट का मीटिंग होते थे। अच्छा। और वो इस्तेहाद करते थे, वो डिस्कशन करते थे, इस्तेहाद होता था, और डिस्कशन करके वो लॉ इवॉल्व होते थे। बहुत साइंटिफिक था कि वो लॉ इवॉल्व होते रहे। उसको फिर थर्ड सोर्स माना गया। ठीक है, इजमा, द कंसेंसस ऑफ जूरिस्ट। ठीक है। लेकिन उसके बाद इजमा बंद हो गया, तकलीद को उन्होंने कर दिया कि इजमा बंद हो गया। कि कहा, जैसे इस्लाम फैलते गए तो उन्होंने बोला कि अब नॉन इस्लामिक इन्फ्लुएंसेस क्रीप कर रहे, तो अब और इस्लाम का और इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, तो उसमें स्टॉप हो गए। तो इसलिए ये है जो द लॉ, मतलब ये इनको हम जो कहते हैं, ये है द रिलीजियस लॉ, द एक्लीसियास्टिकल लॉ।
धर्म का जो लॉ है, लेकिन उसके बाद सेक्युलर लॉ भी आए हैं, जो इंडिया में सेक्युलर लॉ आए हैं। जैसे आपको पता होगा कि इंडिया में हमारे मुसलमान भाई जो है लोकल, मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूं लेकिन ये समझना जरूरी है पूरा बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट में। प्लीज। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोकल कस्टम्स फॉलो किया जाते थे। कस्टम्स क्या मतलब मुसलमान जो केरला में थे, केरल का मुसलमान जो मापला मुसलमान थे, वो फॉलो करते थे मलयाली जो मरुमक्काटैम कस्टम्स, केरला का हिंदू कस्टम्स। हमारे जो गुजरात में जो कच्चे मुस्लिम्स थे, बोरा मुस्लिम्स थे, वो भी गुजरात में लोकल कस्टम्स फॉलो करते थे। ऐसे बंगाल में, मतलब वो मुसलमान भी हैं, लेकिन इंडियन कस्टम्स फॉलो करते जी, थे। उनके अपने पुराने कुछ कस्टम्स भी हैं, उनको भी वो हाँ, तो मानते उसका चलते हैं। इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट है। फिर जिन्ना साहब ने फिर ब्रिटिश हुकूमत को बोला कि हमें मुसलमानों को यूनाइट करना है, तो अगर ये लोग अलग अलग कस्टम्स फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ब्रिटिश हुकूमत ने एप्लीकेशन ऑफ शरीयत एक्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कहा गया हेंसफोर्थ एक शरीयत सबके ऊपर लागू होगा। और एप्लीकेशन ऑफ शरीयत एक्ट जब आए तो अब लोकल कस्टम्स चला गया, सिर्फ शरीयत लॉ वाज अप्लाइड इन इंडिया। तो ये है उनका कानूनी बॉडी। अब इसके ऊपर अलग अलग लॉज बने फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे आपने देखा कि शाहबानू के बाद इन्होंने मुस्लिम वुमेन्स राइट टू मेंटेनेंस का जो उन्होंने बनाया था। वक्फ का एक स्पेशल मुस्लिम्स का लेजिस्लेशन है, जो हमने आपको समझाया कि वक्फ क्या है, जो इस्लामिक लॉ में वक्फ है, इनको इन्होंने कोडिफाई किया। तो पहले तो प्री इंडिपेंडेंस में बहुत सारे कोडिफिकेशन था। 1954 में पहला वक्फ लॉ बना, और उसके बाद 1995 में जो द वक्फ एक्ट बना, जिसका भी संशोधन 2013 में, और सबके सहमति से, मतलब भाजपा तब विपक्ष में थे, यूपीए सरकार थे, सबके सहमति से इनका संशोधन किया गया। और उसके बाद ये वक्फ एक्ट को 2013 में अमेंड किया गया। 2013 के बाद ये अब सिग्निफिकेंट जो संशोधन हो रहे हैं अब 2025 में हो रहा है। तो ये आपका पूरा मतलब हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम लॉ इसके लॉ की, ठीक है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि वक्फ, आप कह रहे हैं धार्मिक कानून, और आपने ये भी बताया कि इस्लामिक कानूनों के मुख्य रूप से 3 स्रोत हैं। वक्फ कहाँ मिलता है इनमें, कहाँ पे है ये? कुरान में है, हदीस में है, कहाँ है? इसमें हदीस में है। हदीस में। जैसे हम चर्चा कर रहे थे अभी, आप बोला, आप व्हाई डोंट यू टेल योर ऑडियंस दैट स्टोरी जस्ट नाउ of what the prophet said? That is the hadith, that is the life of the prophet, the example from the prophet. तो वक्फ नितिन ने भी, आपने भी इतना होमवर्क किया है, आपके श्रोता को समझना चाहिए कि नहीं, मैं चाहता होमवर्क हूं करके कि आते हैं। एक्सपर्ट ज्यादा बोलें। नहीं, आप बताओ सबको। हम ज्यादा बोलते हैं तो कमेंट में फिर गालियां मिलती हैं। नहीं, बताओ। तुम ही बोल लो फिर। ये पॉडकास्ट है ना, ये तो चर्चा है। यही तो ये डायलॉग नहीं है एक्चुअली, लोगों को ये डायलॉग है, मतलब ये एक साइडेड नहीं ये है। अच्छा मौका है, आपने मुझे बोलने का मौका दिया कि मैं बता दूं, पॉडकास्ट में बहुत फर्क होता है जी। पॉडकास्ट इंटरव्यू नहीं होते। Exactly. पॉडकास्ट तो ये होते हैं कि जो 2, 3, 4 लोग बैठे हैं वो बराबर पार्टिसिपेट करें। लेकिन चूंकि बहुत सारे लोगों को उसका उस तरह इंट्रोडक्शन नहीं है, तो वो कई बार हमें डांट देते हैं। तो ये हदीस सुनाओ अब अभी आपके श्रोताओं को। तो मैं ये सुना दूं कि वक्फ का जो पहला उल्लेख मिलता है वो पैगंबर मोहम्मद साहब के वक्त में मिलता है। और खलीफा उमर ने खैबर में एक ज़मीन हासिल की थी जो काफ़ी उपजाऊ थी। वो ये जानने के लिए मोहम्मद साहब के पास पहुंचे कि इसका यूज़ मैं कैसे करूं। तो जो जिक्र है वो ये है कि पैगंबर साहब ने फरमाया कि इस संपत्ति को तुम रोक लो अपने पास, इसे किसी को देना मत, इससे जो फ़ायदा होगा उसे लोगों की भलाई में खर्च करो, इसे ना बेचो, ना किसी को उपहार में दो, ना ही इसे विरासत में छोड़ो। तो इसका जो फ़ायदा है वो आम लोगों की भलाई में खर्च होना चाहिए। तो वक्फ से जुड़ा ये पहला किस्सा है जो मिलता है जी। तो आपने मेरे प्रश्न का जवाब मुझसे ही दिलवाया है। ठीक है। अभी आप जब मुझे एक पूरी जर्नी बता रहे थे कि बदलता रहा वक्फ का कानून, जैसे बाकी बदलते रहे, 13 में एक बन गया और अब 25 में बदलाव हो रहा है। क्या बदलाव हो रहे हैं मुख्य रूप से अभी? तो मेरे पास ये जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस है जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है। देखो नितिन, मैं तो पहले एक चीज बताना चाहता हूँ, एक सीरियस बात है। आपको भी पता होगा कि इतना इंपॉर्टेंट कानून का संशोधन हो रहे हैं, पार्लियामेंट 2 बजे तक बैठ रहे हैं संसद, लेकिन पब्लिक डोमेन में अभी भी ऑफिशियल बिल नहीं है। आप जो देख रहे हो वो है जो 2024 में जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, जो जेपीसी में भेजा गया था, और आप ये देख रहे हो कि जेपीसी का कमेंट्स के साथ जो रिपोर्ट है वो देख रहे हो। लेकिन फाइनल पब्लिक बिल जो मुझे तो नहीं मिला, जो इंट्रोड्यूस किया गया संसद में, हम वी आर अज्यूमिंग
दैट द जेपीसी का जो संशोधन उन्होंने जो प्रस्ताव रखा था वही फाइनल बिल है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये अनप्रेसिडेंटेड है क्यों? शायद बिकॉज ऑफ द अर्जेंसी एंड जो जल्दबाजी हो रहा है, शायद इसलिए उन्होंने पब्लिक डोमेन में नहीं दे पाए। आई डोंट नो रीजंस क्या है, पब्लिक डोमेन में बिल नहीं आ रहे। तो चलो हम ये मान के चलते हैं कि जेपीसी का संशोधित जो विधेयक है वो ही एक्चुअल बिल उन्होंने पारित किया है लोकसभा में और कल राज्यसभा जी। तो जब 2024 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था तो इन्होंने 10-15 ऑब्जेक्ट्स दिया था कि ये हमारे लक्ष्य है। ओके। तो मैं आपको पढ़ देता हूं, मतलब मेरे टूटी फूटी हिंदी में। आपको पता है कि मोदी जी को एक्रोनिम बहुत अच्छा लगता है। आपके श्रोता को पता है एक्रोनिम का मतलब क्या है हिंदी में? एक्रोनिम का मतलब ये है कि कोई जो बड़ी चीज है उसके शुरुआती लेटर्स उठाओ, और उन्हें उसको जोड़ो, सरल बना एक दो। सिंपल बनाओ। तो उन्होंने देखिए जैसे पीएम जय, पीएम श्री ऐसा बनाते थे। तो बाबू लोग तो अपना दिमाग लगा के मोदी जी को खुश करने के लिए ऐसा एक्रोनिम बनाते थे। तो ये पहले बार आपको ये मिल रहा है, एग्जाम्पल मिल रहा है कि अब हम कानून में भी ये एक्रोनिम ला रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ लॉयर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी कि लेजिस्लेशन में आ रहे कैसे, क्योंकि आप देखो सबसे पहला उनका जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट में उन्होंने लिखा है, ऑब्जेक्ट ये है कि हम वक्फ कानून का नाम बदलना चाहते हैं। अब शायद ये जैसे भानासुर हमने कहा था, नाम दिया था, आपको याद है? दिया था नाम। भानासुर, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम। शायद इसका भी भारी भरकम हिंदी नाम दे देते, लेकिन फिर तो और भी भारी पड़ जाते, तो हिंदी नहीं किया, अंग्रेजी में इन्होंने एक्रोनिम बनाया। क्या एक्रोनिम बनाया? एक्रोनिम ये है यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। मतलब बताओ आप। उम्मीद UMEED, उम्मीद एक्ट। तो सबसे पहले है कि अब ये उम्मीद एक्ट हो गया। इसलिए हमारे जो अल्पसंख्यक लोग मंत्री जो है रिजिजू जी, वो बोल रहे थे कि मुसलमानों को उम्मीद है, संसद में बोल रहे थे। उसके ऊपर इमरान प्रतापगढ़ी ने उनका टिप्पणी भी विपक्ष की तरफ से दे दिया। सेकंड, इन्होंने कह रहे कि इनका ऑब्जेक्ट है कि इन्होंने चाहते हैं कि वक्फ जो है वो सिर्फ जो मुसलमान है, 5 साल मुसलमान है, वो ही 5 साल इस्लाम को जो मान रहे हैं वो ही वक्फ बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। ब्रिटिश जमाने में, हालांकि इस्लामिक टेक्स्ट तो आई एम नॉट श्योर, आपको कोई इस्लामिक स्कॉलर से ही पूछना होगा। ब्रिटिश जमाने में बहुत सारे केसेस थे जो कल सदन के पटल में कपिल सिब्बल जी राज्यसभा में रखे थे कि गैर मुसलमान भी वक्फ बना सकते हैं। जैसे मैं हिंदू हूं, जैसे मैं हिंदू जमींदार हूं, मेरे बहुत सारे मुसलमान प्रजा है जो हमारे उस समय में जमींदारी में, मैं कह सकता हूं चल मेरा एक जमीन मैं देता हूं तुम लोगों के लिए, मैं वहां एक मस्जिद बनेंगे। तो हिंदू भी बना सकते थे। और 2013 का जो संशोधन करके जो 1995 का जो वक्फ एक्ट था, उसमें ये परमिसेबल था कि एक हिंदू भी एक वक्फ बना सकते हैं। हिंदू क्या, कोई भी नॉन मुस्लिम, एनी पर्सन शब्द है कि कोई भी शख्स एक वक्फ बना सकते हैं। तो अभी इनका बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने संशोधन किया है कि सिर्फ मुसलमान ही अब वक्फ बना सकते हैं, गैर मुसलमान नहीं बना सकते। और वो भी जो मुसलमान 5 साल मुसलमान है, 5 साल से मुसलमान, हाँ 5 साल से मुसलमान है। शायद लव जिहाद, अब पता नहीं कुछ हो कि कन्वर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मान लो कोई जबरदस्ती बन गए या भड़काने से बन गए, तो उसको 5 साल अगर वो रहते हैं और मानते हैं कि सच में मैं मुसलमान हूं, तभी वो कर सकते हैं। मतलब ये मैं समझ रहा हूं, ये लिखा नहीं है कि लव जिहाद के लिए हुआ है, बट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड 5 साल क्यों, 5 साल 5 महीने क्यों नहीं, 6 साल क्यों नहीं, 5 क्योंकि शरीयत में, जैसे मैंने आपको कहा, आपने भी पढ़ा वो हदीस, कहीं नहीं लिखा कि 5 साल होना है वक्त करने के लिए। ये इसलिए हुआ होगा, हाँ। जो मुझे भी लग रहा है कि कोई इससे किसी तरह का गलत फायदा ना उठाए, तो कम से कम 5 साल पहले मुसलमान रहे हों, उसके बाद आप फिर वक्त के बारे में करें। लेकिन देखो नितिन, ये भी इसमें भी देखो, हिंदू जो है वो एक कोई चैरिटी बना सकते हैं, क्रिश्चियन चैरिटी बना सकते हैं। तो अब जब मैं चैरिटी का बात करूं, डिफरेंट है। जैसे मैं मान लो मैं हिंदू हूं, मैं कहता हूं कि मैं एक मंदिर बनाना चाहता हूं, मैं एक सोसाइटी बना दिया या मैं डोनेट कर दिया, मुझे तो 5 साल हिंदू बनने का जरूरत नहीं है करने के लिए। तो एक मुसलमान को वक्फ करने के लिए 5 साल क्यों करना है? तो आई डोंट नो द आंसर, द पार्लियामेंट गवर्नमेंट नोज बेस्ट, इट हैज मेड द रेकमेंड। ठीक है। नेक्स्ट,
इन्होंने इसमें लिखा है कि वक्फ थर्ड ऑब्जेक्ट उनका है, लक्ष्य है कि वक्फ अलाल औलाद जो है उससे महिलाओं का इनहेरिटेंस में कोई आंच नहीं आना चाहिए। तो वक्फ अल औलाद क्या होता है, मैं थोड़ा सा जिक्र किया था। वक्फ अल औलाद एक तरीके के वक्फ होते हैं जहां आप ये पब्लिक के लिए नहीं, अपने डिसेंडेंट्स के लिए, मान लो मैं मुगल एम्परर बादशाह हूं, मैं कहता हूं कि मेरे जो संतान है उनके लिए मैं एक वक्फ बना रहा हूं कि अगर मेरे कोई संतान को एक दिन हो कि उनके पास खाने का पैसा नहीं हो, इस वक्त से उसको पैसा दिया जाएगा। तो ये वक्फ अल औलाद है। तो अभी संशोधन में वो कह रहे हैं कि ये हो सकता है, लेकिन कोई महिला का इनहेरिटेंस का अधिकार में आंच कमी नहीं नहीं आना आनी चाहिए। चाहिए। हाँ। अब इसमें भी आपके श्रोता को अंडरस्टैंड, आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल एंड एक्सप्लेन। इसमें भी आपको श्रोता को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसमें फ्यूचर में बहुत लिटिगेशन हो सकता है। कि उसमें कहते इफ डज शुड नॉट इफेक्ट द राइट ऑफ वुमन। अब इफेक्ट का मतलब क्या है? अब हिंदू कानून जब बने, हिंदू सक्सेशन एक्ट जब बने, हमने हिंदू महिला को बराबर का हिस्सा दिया। बराबर का हिस्सा मतलब अगर मेरा एक बेटा और बेटी है और मैं विल ना बना के, वसीयत ना बना के अगर मैं मर जाता हूं, तो मेरे जो प्रॉपर्टी है जिसको इंटरस्टेट सक्सेशन कहते हैं, उसमें मेरे सन एंड डॉटर को इक्वल शेयर मिलेगा। लेकिन आपको पता है कि बहुत कम हिंदू बेटियों को इक्वल शेयर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? एक तो खुद बोलते हैं कि नहीं, मेरे तो शादी हो गया, मैं तो पराया हो गया, अब तो डोली चला गया, हम पैसा नहीं लेंगे बाप के घर का। नहीं, आज तो चेंज हो गया, अब तो बहुत सारे मांग रहे हैं, बट एक समय था कि नहीं लेते थे। दूसरा, हमारे हिंदू लॉ में हिंदू बाप एक वसीयत बना के अपने पूरा संपत्ति अपने बेटी को ना देके बेटे को दे सकते हैं। लेकिन शरीयत में अलग है, ये आपको समझना है। हालांकि शरीयत में एक मुसलमान महिला को, बेटी को और बीवी को बेटा से आधा मिलते हैं। तो अगर मेरा बेटी है और बेटा है, सिर्फ अगर बेटा को 2 रुपया मिलेगा, बेटी को सिर्फ 1 रुपया मिलेगा। लेकिन शरीयत में कहते हैं कि आप वसीयत में आप सिर्फ 1/3 आपके संपत्ति को एलियनेट कर सकते हो। मतलब हिंदू जैसा पूरा दे सकते, मुसलमान वसीयत में सिर्फ 1/3 ही दे सकते हैं, बाकी उस कुरानिक लॉ के अनुसार, शरीयत के अनुसार ही जाएगा। तो मेरे अनुसार इनफैक्ट अगर कोई संशोधन करना है तो हिंदू लॉ में करना है। और कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने राज्यसभा में वही कहा कि आप हिंदू लॉ में अमेंड करो कि हिंदू मर्द जो है, हिंदू पति जो है, हिंदू बाप जो है, वो वसीयत करके अपने बेटी और अपने बीवी को वंचित नहीं कर सकते, चाहकर भी नहीं कर सकता। वो करो संशोधन। आप वो संशोधन नहीं कर रहे हो, आप ये संशोधन लेकिन इस्लामिक लॉ में आप चाहकर भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ ये सब मीनिंगलेस अमेंडमेंट कर रहे हो कि इट शुड नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ वुमन। अच्छा, तो इसे पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे मतलब इस कानून की वजह से बचेगा, जबकि आप ये कह रहे हो कि इस्लामिक लॉ में पहले से ही गारंटी है कि आप महिला को वंचित कर ही नहीं सकते, भले आधा ही हो। मैं तो कहता हूं कि हमारे जो सरकार है कितना महिलाओं के लिए सोचते हैं। इनके दिल में, मोदी जी के दिल में कितना चिंता है हमारे हिंदुस्तान के माओं के लिए, बेटियों के लिए। तो अब टाइम आ गया है, वक्त आ गया है कि संशोधन किया जाए और वसीयत करके उनको वंचित करने से रोका जाए। ठीक है। अब अगले लक्ष्य में आते हैं। फोर्थ लक्ष्य है कि वक्फ बाय यूजर को इन्होंने खत्म कर दिया है। अब वक्फ बाय यूजर क्या है? इस्लामिक लॉ में और पहले भी लॉ में था कि आप यूज से वक्फ बन जाते हैं। हालांकि उसमें थोड़ा सा वेगनेस था, तो ये जस्टिफिकेशन है सरकार का। देखिए, हम यहां कोई आलोचना नहीं कर रहे, हम आपको सिर्फ जो पर्सपेक्टिव है वो समझा रहे। बाकी आपके श्रोता को फैसला लेना है क्या सही है क्या गलत है। तो वक्फ बाय यूजर का एक आपको एग्जांपल समझाते हैं कि मान लो मेरा एक ये है, घर है, वो बगीचा है, बगीचा के पास एक जगह है, खाली जगह है। हर शुक्रवार को मैं हमारे गांव का मुसलमानों को वहां आके नमाज पढ़ने देता हूं, और सदियों से चल रहा है। मैंने कोई वक्फ नहीं बनाया, ना लिखित में ना बोल के, लेकिन बाय यूज वो चल रहा है, तो वो वक्फ बाय यूजर बन गया है। अच्छा,
तो अब इस कानून उसको खत्म कर देते हैं, बोलते कि नहीं, ये नहीं चलेगा, वक्फ बाय यूजर नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब आप वहाँ नमाज पढ़ते रहे तो अब ये वक्फ मान लिया जाएगा। हाँ, क्योंकि बहुत सारे अब डिस्प्यूट्स आ रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज है, अब बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कोर्ट में, मुसलमान कह रहे हैं कि हम तो यहाँ मुगलों के टाइम से नमाज पढ़ रहे हैं, हम्म, तो अब ये संशोधन के बाद उनका कोई हक नहीं होगा, ठीक है। वक्फ बाय यूजर खत्म हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। पांचवी जो उनका लक्ष्य है वो ये है कि सर्वे कमिश्नर का जो रोल है उसको हटा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया जा रहा है। तो पहले जो कानून था उसमें एक सर्वे कमिश्नर अपॉइंट होते, स्टेट ही अपॉइंट करते थे, राज्य सरकार अपॉइंट करते थे, ये नहीं कि कोई मुसलमान अपने आप सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करते थे। तो ये सर्वे कमिश्नर सुरक्षा सर्वे का सर्वेक्षण क्या बोलते हैं, सर्वेक्षण। सर्वेक्षण, सॉरी माय हिंदी इज पैथेटिक। नहीं, वो तो एक ही बात है, सर्वेक्षण। आप सर्वे- बढ़िया बोल रहे हैं। सर्वेक्षण करते थे, और वो सर्वेक्षण के बाद हम्म, वक्फ बोर्ड इसको ऐलान करते थे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। हम्म, तो ये अमेंडमेंट से वक्फ बोर्ड का हक चला जा रहा है, अधिकार चला जा रहा है, वक्फ बोर्ड नहीं कहेंगे, हम्म, ना ही सर्वे कमिश्नर कहेंगे, अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ये रोल दिया जा रहा है। और इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है, हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑलरेडी बहुत सारे कानून, बहुत सारे जो लॉज है उसको इंप्लीमेंट का बोझ से मर जा रहे हैं। 60 से ज्यादा लॉज इनके ऊपर है इंप्लीमेंट करने के लिए। कोविड के टाइम पे आपने देखा, एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को करना है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को करना है, कितने सारे एक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को करना है। अब उसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर आप थोप रहे हो कि अब वो वक्फ का सर्वेक्षण करेंगे। तो ये इनका ठीक है। छठे जो उनके प्रस्ताव लक्ष्य है वो है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का रिप्रेजेंटेशन विमेन और नॉन मुस्लिम्स को दिया जाएगा। ये विवादित है, अब हम विवाद में नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको बता रहे कि विवादित है। एक तो ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं को अधिकार दे रहे, ये गलत है। 2013 में जब संशोधन हुआ था, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी दे चुका था। इस एक्ट में कोई नया कुछ चीज नहीं दिया जा रहा है, अमेंडमेंट में, संशोधन में महिलाओं के लिए कुछ नया कुछ नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले बार नॉन मुस्लिम्स को लाया जा रहा है। तो ये आपको इसके ऊपर बहुत विवाद हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो विपक्ष में है, जो ऑपोजिशन में है, वो कह रहे हैं कि देखो बहुत सारे अधिनियम हैं, जैसे आपको पता है द सिख गुरुद्वाराज एक्ट, जिसके अनुसार आपका शिरोमणि प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी है, SGPC पूरा चलती है। पंजाब में जो हमारे गोल्डन टेम्पल है, सिख गुरुद्वाराज एक्ट में ओनली अ सिख कैन बी मेंबर ऑफ अ गुरुद्वारा कमेटी। वैसे ही जैसे आप देखो, अब राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना है, कल संसद में कोई बोल रहा था कि उसमें भी लिखा है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसको हिंदू होना है टू बी सेक्रेटरी ऑफ द राम मंदिर। अगर हिंदू नहीं है तो एडिशनल कलेक्टर बनेगा उसका सेक्रेटरी। अब यहां जो है सीईओ जो है, जो पहले मुसलमान थे वक्फ एक्ट में, उसको हटा दिया गया है। सीईओ सबसे इंपॉर्टेंट अधिकारी है, वही है जो वक्फ का डेली काम करते हैं। अब वो हिंदू हो सकता है। वक्फ बोर्ड का जो इलेक्शन होते थे उसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज होते थे। इलेक्टोरल कॉलेज का हिंदी क्या है बताओ आपके श्रोता को? मुझे नहीं पता। इसे तो हम इलेक्टोरल कॉलेज ही पढ़ रहे हैं। इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब चुनावी सूची, नहीं वो तो इलेक्टोरल लिस्ट हो गया, जो भी है। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब ये वोटर का जो एक ग्रुप है, एक पूल है। तो एक इलेक्टोरल कॉलेज होते थे। वो इलेक्टोरल कॉलेज कौन था? हम वक्फ बोर्ड राज्य की बात कर रहे हैं। उस राज्य से जो चुने हुए मुसलमान सांसद, उस राज्य से चुने हुए मुसलमान विधायक, उस राज्य के जो मुसलमान वकील हैं, और उस राज्य के जो मुसलमान मुत्तावली है, जो वक्फ का डेली देखभाल करते, वो इलेक्टोरल कॉलेज था। अच्छा। वो इलेक्ट करते थे वक्फ को, वो चुनते थे और मुसलमान नुमाइंदों को चुनते थे। मतलब अपने प्रबंधक कमेटी चुनते थे, वही ये लोग बाहर से अब ये प्रबंधक थोड़ा सा आपको समझना है। हर मस्जिद का और हर वक्फ प्रॉपर्टी का प्रबंधक हो सकता है। जैसे मान लो वक्फ बोर्ड के अंडर बहुत सारे, जैसे सुनहरी मस्जिद दिल्ली में है, जामा मस्जिद है जी, हाँ। तो जामा मस्जिद का अलग प्रबंधक कमेटी है, कमेटी मस्जिद लेवल पे। मैनेजिंग कमेटी होता है मॉस्क का या ईदगाह का। हम वक्फ बोर्ड का बात कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन जब होते थे, इस इलेक्टोरल कॉलेज वोट करके निर्वाचित करते थे कि कौन हमारे नुमाइंदा होंगे उस बोर्ड में। अच्छा, बीच में से पूछ रहा हूं समझने के लिए कि बोर्ड को तो चुन लिया इन्होंने, और जो प्रबंधक कमेटी है, जो किसी मस्जिद के कामकाज को संभालती दिखती है, बोर्ड का उसमें हस्तक्षेप होता है, वो बनाते हैं।
नहीं, नहीं करते? वो अपने आप बनाते हैं। बोर्ड भी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अगेन वो कस्टम से होते हैं। जैसे आप अब अभी चल रहे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे हैं एक केस कि ये शाही इमाम कैसे हो गया, कौन शाही बनाया। भारत अब गणराज्य है, स्वतंत्र है, प्रजातंत्र है, राष्ट्रपति है, तो शाही इमाम कहां से हो गए और किस बेसिस पे ये चल रहा है। तो वो भी एक मुद्दा चल रहा है कोर्ट में, याचिका चल रही है दिल्ली हाई कोर्ट में। उसमें वक्फ बोर्ड ने अपना जो हलफनामा डाला है, उन्होंने कहा है कि ऐसा शाही टाइटल कुछ है नहीं, वो अपने आप ही कस्टम से चले जा रहे हैं शाही। तो मतलब ये हो सकता है कि वक्फ बोर्ड के मेंबर और किसी मस्जिद या दरगाह की जो प्रबंधक कमेटी है, इनके बीच में सहमति ना हो और ये आपस में हो सकता है, लड़ते हैं। बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। एक समय तो सियासत भी होते थे। मान लो दोनों अलग अलग पार्टीज है, एक पार्टी का जैसे पार्टी के एमपी एमएलए है, तो मान लो वक्फ बोर्ड एक एक हाइपोथेटिकली लेते हैं, पार्टी मान लो समाजवादी पार्टी के कंट्रोल में था वक्फ बोर्ड, और वो मस्जिद कांग्रेस वाले मुसलमानों के कंट्रोल में अच्छा, था, तो उस तरह से। झगड़ा हो सकता है। ओके, इनकी ताकत क्या है सर फिर? अब आगे बढ़िएगा, वक्फ बोर्ड की फिर ताकत क्या है? वो क्या रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या ताकत है? देखिए, वक्फ बोर्ड का बहुत सारे उस समय ताकत थे। वक्फ बोर्ड अगर उनको लगते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल वक्फ का, ये जैसे मस्जिद, ईदगाह, दरगाह का मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो उस बोर्ड को सस्पेंड कर सकते थे। ये हाँ, वक्फ बोर्ड ऑल्सो ये जो वक्फ का जो लीज है, लीज टर्म्स तैयार कर सकते हैं, अच्छा। लीज कैंसिल कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड उस समय, मैं संशोधन के पहले का वक्फ बोर्ड का बात कर रहा हूं। ऑब्वियसली वक्फ बोर्ड डिटरमिन कर सकते थे कौन 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 सा प्रॉपर्टी वक्फ है, कौन सा प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है। बेवा वगैरह का जो भत्ता है, अलाउंस है, वो उसका स्कीम बना सकते थे, उसको डिसबर्स कर सकते थे। बहुत कुछ उनके पास पावर थे पहले। अभी तो ये संशोधन करके पूरा, एक तो हिंदू या नॉन मुस्लिम, हमें हिंदू नहीं बोलना चाहिए, नॉन मुस्लिम कोई भी हो सकता है, कोई जो भी मुसलमान नहीं। हाँ, मुसलमान नॉन मुस्लिम भी आ सकते हैं एक। और दूसरा है कि अब इलेक्शन ही खत्म कर दिया है उन्होंने। अब सरकार अपने नुमाइंदे नॉमिनेट करेंगे। प्रॉब्लम है, अगर अब देखो, पहले एक्ट में था कि एक मुसलमान एमपी या मुसलमान एमएलए को नॉमिनेट करना है। अगर अब सत्ताधारी दल में कोई मुसलमान एमपी एमएलए नहीं है, फिर संशोधन तो करना ही होगा ना, क्या करे बेचारे। ठीक, अब अगले वाले चलते हैं। तो उसके बाद है प्रोवाइडिंग फॉर एस्टैब्लिशमेंट की बोहरा और आगा खानी के लिए भी बकर। ये तो बहुत अच्छा उन्होंने किया है, क्योंकि आप देखे हो कि पाकिस्तान और बहुत सारे मुसलमान देश जैसे ईरान में एक डोमिनेंट सेक्ट, आप ये हम समझते हैं कि हिंदूज में बहुत अलग अलग सेक्ट है और इस्लाम एक है, ये गलत है। आपके श्रोता को बहुत सारे को पता होगा, बहुत सारे को पता नहीं होगा। अब सबको पता है। इस्लामिक ग्रुप जो है, मुसलमानों में भी बहुत सारे डिफरेंसेस है। लॉ में भी, जैसे लॉ में भी हनफी है, इतना अशारी है, मालिकी है, करेक्ट। वैसे मुसलमानों में भी बहुत सारे ग्रुप्स है। जैसे आपको पता है, पाकिस्तान में अहमदिया को मुसलमान ही नहीं मानते, बिल्कुल, नागरिकता और उनको और उनको बहुत पीड़न भी होते हैं जिया उल हक के वक्त। हाँ, तो अब मोदी जी गुजरात से है और मोदी जी के बहुत प्यार है, लगाव है वहाँ के, एंड दोज वहाँ के जो मुसलमान हैं उनको बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है और उन्होंने अब बोहरा को भी एक अलग से वक्फ बोर्ड दिया है। तो ये इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग एंड वी हैव टू सराहना चाहिए। ठीक है, इनके अलग होंगे वक्फ। हाँ, यही कह रहे हैं ना आप? ये अलग होंगे, और वो भी स्टेट अगर लगते है कि प्रावधान करना है। जैसे मान लो गुजरात में बहुत सारे बोहरा है, अब बंगाल में कम है तो बंगाल में शायद ना बनाए। ये अब हर स्टेट का मतलब ये राइट है, ये स्टेट को राइट मिला है, स्टेट को राइट मिला है। और अगर मान लो अलग से बोर्ड नहीं बनाना है, तो उसी बोर्ड में अगर बोहरा प्रेजेंस है तो उनको रिप्रेजेंटेशन देने का बात किया गया है, वो भी अच्छा है। ठीक है, मतलब अगर सेपरेट बोर्ड नहीं बनेंगे तो इनको इस बोर्ड में शामिल करना पड़ेगा, शामिल करना होगा। और अगर मतलब ज्यादा तादाद से है तो फिर अलग से ही बोर्ड बनेंगे। जैसे गुजरात में तो होगा, बहुत सारे उनके बोहरा है, तो उनका महाराष्ट्र में बोहरा, महाराष्ट्र में भी है तो होगा, ऐसा राजस्थान में भी शायद है तो होगा। अच्छा, उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ये सराहने वाली बात है, और इसमें बहुत मिसमैनेजमेंट हो रहा था। तो एक ऑब्जेक्ट उन्होंने लाया है कि स्ट्रीमलाइनिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ एंड सेंट्रल पोर्टल एंड डेटाबेस। अब इन्होंने कहा है कि ये जो कंफ्यूजन होते थे, मैं खुद वक्फ बोर्ड का, दिल्ली वक्फ बोर्ड का वकील था, तो मेरे आई हैव द एक्सपीरियंस, तजुर्बा है, मैंने देखा है। आपने बता दिया। मैंने देखा है कि क्या प्रॉब्लम है। और
सरकार 100% करेक्ट है हम्म, कि पूरा देश में वक्फ का बहुत मिसमैनेजमेंट हुआ है, हम्म, लेकिन ये भी माइनॉरिटी कम्युनिटी को ब्लेम करना गलत है, क्योंकि ऑल वक्फ्स आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट हम्म, and the Babu's control. The chief executive officer is the Babu, is an IS officer और a local cadre officer, जैसे दिल्ली में डायनेक्स है, यूपी में यूपी प्रोविंशियल सर्विस है, ऐसा करके वक्फ प्रॉपर्टीज का इतना मिसमैनेजमेंट होते हैं। और आपने आंकड़े दिया है शायद कि कितने सारे प्रॉपर्टीज है, स्टार्टिंग में आपने दिया था ना आंकड़ा, नहीं दिया? मैंने ये कहा था, हाँ, तो आपके श्रोता को मैंने बता दो कहा कि नहीं था, हाँ, पर मैंने ये कहा था हाँ, आप थोड़ा सा वो जो कि- इंटरेस्टिंग वो स्टैटिस्टिक्स दे दो कि कितना प्रॉपर्टी कितने देश का पूरा टोटल हो जाएगा, आप वो बताओ आपके श्रोताओं कहीं तो खो गया वो। हाँ, मैंने ये कहा था कि वैसे अब ये चर्चा में है, पिछले 1-2 हफ्ते से सब बता रहे हैं, तो मैं भी बता देता हूँ कि छूट ना जाए पॉडकास्ट में। हाँ, तो हमने कहा था कि भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीन इसी संस्था के पास है, करीब 9.5 लाख एकड़। दुनिया के 30 देशों के पास इससे कम जमीन है। सोचो। तो ये जो है, कभी कभार वक्फ बोर्ड को भी पता नहीं कि उनका जमीन पे हो क्या रहा है। हम तो केसेस में देखा है, जब मैं खड़ा हो रहा हूँ, चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट मुझे बोल रहे, मिस्टर घोष, आपके क्लाइंट के जमीन में 5 मंजिल का होटल बन गया, आपको पता भी नहीं। और ये मुझे कोई ये नहीं है, गुंजाइश नहीं है बोलने में कि पता नहीं, मतलब ऑफिशियली पता नहीं, अनऑफिशियली आपको पता है क्या होते हैं जो भ्रष्टाचार होते हैं, कैसे होते हैं, कि ऑफिशियली मत देखो, अनऑफिशियली सब चल रहा है। आप ऐसे कह रहे हैं कि राज्य का एक बोर्ड है, उसमें बाबू भी था, हाँ, इससे पहले उसमें वक्फ में चुने गए वो भी थे, वो सब लोग थे, वो भी थे, और उनके अंडर अब बहुत सारे वक्फ आ रहे हैं पूरे सूबे के, है ना, जो भी छोटे छोटे बड़े सब बन गए। करेक्ट करेक्ट। उन्होंने अपनी सूचना दी, दे एक तो दी। वक्फ बोर्ड है और हाँ। दूसरा है वक्फ। हाँ, तो बिल्कुल। वक्फ बोर्ड सब वक्फ को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल उनका करता उनका है। ऊपर ओवरऑल सुपरवाइजर है या गार्डियन है। और नीचे छोटे 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 या बड़े बहुत सारे जी, वक्फ हैं। जी। अब उनमें कौन क्या कर रहा है, इसकी जानकारी रखना वक्फ बोर्ड के लिए वैसे भी मुश्किल है, क्योंकि वक्फ बहुत सारे हैं, आप ये बता रहे हैं। मुश्किल नहीं है, अगर आपका नियत अच्छा है तो सब कुछ हो सकता है। जानबूझ के इन्होंने, और एक ही राज्य में, हर 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 प्रदेश में, उत्तर प्रदेश हैज 27% ऑफ द इंडियाज वक्फ, इस राज्य में। और साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि आप करप्शन का आरोप तो लगा रहे हैं, हाँ, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि आपका बाबू भी तो बैठा है उसमें। हाँ, ऐसा थोड़ा ही है कि सिर्फ सिविलियन से नेता चला रहे हैं ये तो मिल बांट के खा रहे हैं सब। तो bureaucrats भी हैं। इसलिए मोदी जी के ये जो इनिशिएटिव है, बहुत एक्सीलेंट इनिशिएटिव है कि उन्होंने अब कह दिया कि सब अब रजिस्टर करना होगा पोर्टल में, पूरा ट्रांसपेरेंट होगा, सबको पता होगा कि ये वक्फ है, बोर्ड को भी पता होगा। कल अगर बोर्ड अपने वक्फ प्रॉपर्टी में मिसयूज हो रहा है, कितने सारे वक्फ में वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड को पता भी नहीं, सालों से वो जो किराया है वो किराया भी नहीं दे रहे, कोई कलेक्ट भी नहीं कर रहे। और इसमें आप बोर्ड को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो। दिल्ली में तो अलग बात है, आपको पता है दिल्ली में तो झगड़ा में वो आप सरकार और एलजी का झगड़ा में तो कुछ हो ही भी नहीं रहा था, वो तो अलग बात है। तो वक्फ भी सस्पेंडेड हो गया था, वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर टुक ओवर द वक्फ। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये मिसमैनेजमेंट के लिए एनक्रोचमेंट होते थे। जो लॉफुल किराएदार है, मतलब एनक्रोचर नहीं है, मान लो मैं आया हूं एक किराएदार बन के, हमारे लीज खत्म हो गया 1 साल 2 साल बाद, हम सदियों से बैठे हैं, 30 साल हो गया हम बैठे हैं, पैसा भी नहीं दे रहे, रेंट भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। 500 रुपया में कनॉट प्लेस में दिल्ली में अभी भी वो बैठे हैं वक्फ के ऊपर, वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर। अच्छा, 500 रुपया, ये 300 रुपया में, ठीक है। तो ये अब एक बार जब पोर्टल में आ जाएंगे, कोई बाबू नहीं बोल सकते हमें तो पता नहीं था जी, हम पता नहीं ये वक्त था। अब तो तुम्हें पता है, जाओ जाके पैसा लेके आओ। उस प्रॉपर्टी के अगर एनक्रोचमेंट हो रहे हैं, हर महीने जाके देखो कि सब ठीक ठाक चल रहे हैं। तो ये जो पैसा मान लीजिए आता है या जो आ रहा था, ये पहुंचता है वक्फ बोर्ड के पास ऑफिशियली। अब देखो, अगर भ्रष्टाचार होगा तो ये जाएगा किसके पॉकेट में? बाबू के पॉकेट में, और वो मेंबर्स के पॉकेट में। ऑफिशियली अगर होगा तो किसके पॉकेट में जाएगा? वक्फ बोर्ड के पॉकेट में आएगा। और उससे वक्फ का जो मकसद है, बेवाओं को देना, यतीम को देना, मस्जिदों को सुरक्षित करना, मस्जिदों को अगर खराब हो जा रही उसको फिर से पुनर्गठित करना या उनका जो रिपेयर करना, ये सब जो काम है, जो एक्चुअल वक्फ का काम है, उस पे खर्च हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा किया है सरकार ने। ठीक है, बहुत गलत भी किया, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमने कहा, आपने बोला निष्पक्ष
चर्चा बिल्कुल, करने के ऐसी लिए मैं होनी आपको चाहिए। निष्पक्ष चर्चा कर रहा हूँ। जहां उनको तारीफ करना चाहिए, हम अब उर्दू वर्ड भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए, वक्फ का चर्चा हो रहा तारीफ है। कीजिए, हाँ, जब वक्फ के ऊपर गुफ्तगू हो रहे तो हम तारीफ भी करेंगे, और जहां इनको, उसकी मजम्मत करेंगे। हाँ, आई डिडंट नो दैट वर्ड। वकील इतना सतर्क रहता है कि मुझे पता नहीं शब्द के बारे में, इसने कह दिया, पता नहीं क्या चिपक जाए, भाई मुझे नहीं पता, तूने कहा है। मजम्मत है। व्हाटएवर, मजम व्हाटएवर। ठीक है। पर तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या इतना कम पैसा आने के बावजूद भी वक्फ बहुत अमीर थे हिंदुस्तान में? नहीं, वक्फ अमीर नहीं थे। हम्म, ये जैसे मुगल राज है, या मान लो हमारे जो राजस्थान के जो राजा थे, वो होटल बनाने के पहले हम्म, था तो बहुत अमीर टेक्निकली, हम्म, लेकिन हाथ में कोई पैसा जेब नहीं में था। कुछ नहीं था। तो वक्फ ऐसा, अगर टेक्निकली देखो तो मालिक है पूरा कनॉट प्लेस में, अगर मान लो उनके 100 दुकान के मालिक है, टेक्निकली बहुत अमीर है, लेकिन जेब में कुछ नहीं आ रहे। तो ये तो आम मुसलमानों के लिए तो अच्छा ही हो गया, बहुत ये अच्छा इतनी हुआ, ट्रांसपेरेंसी हो गई। बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन एक बात आपको समझना चाहिए, नियत के साथ साथ सिर्फ नियत से नहीं होते हैं, पैसा भी जरूरत होते हैं। आप जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है, उसका जो बजट आप कम कर रहे हो, आप कह रहे हो कि सर्वे करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कह रहे हो कि चल मैं करोड़ों दे रहा हूं, हम स्पेशल सर्वे कमिश्नर नियुक्त करेंगे और उनको पैसा दिया जाएगा सर्वे करने के लिए। आप उसको थोप रहे हो कलेक्टर के ऊपर, जो काम के बोझ के मारा है। तो कथनी में और कहने में बहुत, कथनी और मतलब सुनने में अच्छा लग रहा है, हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल कुछ नहीं होगा। ठीक है। ये तो सिर्फ ऑप्टिक्स है। हाँ। ये देश में अगर काम करना है तो सिर्फ कानून पास करने से नहीं होगा। और ये मैं अगेन निष्पक्ष होकर मैं आपको कह रहा हूं कि ये सिर्फ एनडीए वाले नहीं, यूपीए वाले भी करते थे। काम का अधिकार का, खाने का अधिकार का, फलाना अधिकार का, आप कानून पास कर दो, लेकिन अधिकार सारे हैं तुम्हारे पास, हाँ, पर पैसा नहीं कानून पहुंच में रहा है, तुम्हारे पर पास, पैसा कुछ कागज नहीं पे है। अधिकार। कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ और बिंदु बचे? बहुत है, बताइए। मोटा ट्रांसपेरेंसी वाला था, हाँ, आखिरी ट्रांसपेरेंसी आपका, वाला था। वो हो उसके गया। बाद उसके बाद ये है, मुत्तावली का कंट्रीब्यूशन उन्होंने कम कर दिया है। तो ये कैसे चलता था, वक्फ बोर्ड का और एक सोर्स ऑफ इनकम था कि ये जो हर मुत्तावली कौन होता है? जो वक्फ का एडमिनिस्ट्रेटर है, वक्फ बोर्ड का नहीं। मैंने वक्फ बना दिया एक मस्जिद का, उस मस्जिद का जो पैरोकार है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको मुत्तावली कहते थे। और उस मुत्तावली का काम था कि उससे एक परसेंटेज, जो 7% था इनकम, वक्फ बोर्ड को भेजने के लिए, कि वक्फ बोर्ड के पैसा के लिए, वक्फ बोर्ड का अपना मैनेजमेंट और अपना स्कीम्स के लिए होता था। जैसे जामा मस्जिद, वो केस के पहले इतने साल में जामा मस्जिद ने वो पैसा दिया भी नहीं, जैसे ही केस आया भाग भाग के उन्होंने सब पैसा जमा किया। 7% जो था वो जमा किया। हाँ। अच्छा। तो अब वो 7 को 5 बना दिया गया है, वो घटा दिया गया है। तो पता नहीं क्यों घटा दिया है। एक तरीके से देखो तो अच्छा है कि लोकल जो मुत्तावली है वो अपने मॉस्क में ज्यादा खर्च कर पाएगा, वक्फ बोर्ड के पास कम आएगा, तो ये भी हो सकता है। लेकिन दूसरा ये हो सकता है कि वक्फ बोर्ड के पास कम पैसा आएगा तो और कम वो काम कर सकते हैं, कल्याणकारी योजना कम चला पाएंगे, कम हो सकता है। तो ठीक है। इट्स बोथ वो एक वेज, चिंता भी है, ठीक है। बोथ वेज हो सकता है। तो एक तो ये हो गया, और दो है जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको उसका कहता हूं, उसमें भी दो साइड्स हो सकते हैं जी। एक तो इन्होंने अब वक्फ ट्राइब्यूनल को चेंज कर दिया है। पहले वक्फ के ऊपर अगर कोई विवाद होते थे तो एक स्पेशल वक्फ ट्राइब्यूनल होते थे। ट्राइब्यूनल का खंडपीठ बोलते हैं, नहीं? हाँ ठीक है, ट्राइब्यूनल, मैंने भी कानून में ट्राइब्यूनल ही पढ़ा है। अच्छा, आपने पढ़ा कि नहीं? आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हाँ, जो भी है। हिंदी में उसे हम ट्रिब्यूनल लिख देते हैं। हाँ, ट्रिब्यूनल। हाँ, तो ये पहले जो लॉ था उसमें ये लिखा हुआ था, ये प्रावधान था कि एक जज हु हैज स्पेशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मुस्लिम लॉ, और उसके साथ एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। तो अब वो बहुत केसेस में, जैसे दिल्ली में भी, वो मुसलमान लॉ वाले जज नियुक्त करने में, एडमिनिस्ट्रेट करने में महीने होते थे कि वक्फ ट्राइब्यूनल भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं होते थे। तो ये वक्फ का सब केस ठप होके पड़े रहते थे, और वक्फ केसेस ट्राइब्यूनल के खिलाफ कोई अपील भी नहीं था। तो अब इस कानून में संशोधन करके दो चीज किया जा रहा है। एक तो वो मुसलमान लॉ का एक्सपर्ट का जरूरत नहीं है, कोई भी जज हो सकता है। दूसरा कि अगर वक्फ ट्राइब्यूनल नहीं है तो वो किसी और ट्राइब्यूनल जो है उसको पावर दे सकते हो आप। मतलब मोटर व्हीकल्स का ट्राइब्यूनल है, या एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड का ट्राइब्यूनल है,
या इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स का ट्राइब्यूनल है, उसको भी वक्फ ट्राइब्यूनल। बस उसके नाम में ट्रिब्यूनल होना चाहिए। हाँ, बस ट्राइब्यूनल है, उसको नाम दे दो। आप ही हंस रहे हो। ये तो हंसी की बात है। हाँ, दूसरे चीज है कि अब इन्होंने अपील भी डाल दिया है। हाँ। अब ये भी देखो, अब ये तो अच्छा है तो कहेगा, और पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है कि देखो हम अपील दे रहे, लेकिन अपील का एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, आज के दिन में हमारे, आपको पता है कि यूपी हाई कोर्ट में आप देखो, उच्च न्यायालय में वकील का हाहाकार हो रहा है। वो कह रहे हैं कि आप तो जज नियुक्ति नहीं कर रहे हो। पूरा देश में जुडिशियल वैकेंसीज का ये हाल है। आज के दिन में अगर इनके पसंदीदा कोई नाम नहीं जाते तो दबा के बैठे रहते, जज को नियुक्त नहीं करते। हमारे दिल्ली ये हाई तो कोर्ट, आप वकीलों का आरोप है ना। आप जनता, आप देख लो, आप जनता देखेंगे। हम तो इसलिए परेशान है कि हमारे केसेस पेंडिंग है। आप हाँ, तो क्यों पेंडिंग है? सिर्फ हम तारीख लेते हैं इसलिए, मे या क्योंकि सरकार, भी वकील भी तारीख बहुत लेते हैं, और इसलिए भी क्योंकि वैकेंसी भर नहीं रही है। हाँ, तो वैकेंसी जब आप नहीं भर रहे हर हो, आदमी को कानून तो पता नहीं है। हाँ, तो वो तो है। अब देखो, अब टाइम आ गया है कि हमें समझना है कि ये जो पहले वकील और जज अपने बीच मैनेज करते थे या सरकार अपने बीच मैनेज करते थे, अब वो नहीं चलेगा। वो टाइम चला गया है। अब जनता देख रहे हैं कि हजार करोड़ मिल रहा है, जल रहा है जज के घर में। लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो आज के दिन में जब जनता को पता है कि सरकार जज नियुक्त नहीं करते हैं, दे आर नॉट सीरियस अबाउट अपॉइंटमेंट्स। कितने सारे ट्राइब्यूनल में अभी तक वैकेंसीज फिल नहीं होते हैं। अब थोप रहे हो अपील उसी हाईकोर्ट के ऊपर, तो आप समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। अब लास्ट में कहूंगा, जो आप ये कह रहे हैं कि एक तो ट्रिब्यूनल नहीं पहले पूरे हो रहे थे, उसमें केस फंसे हुए थे, अब आपने उठा के हाई कोर्ट्स पर डाल दिया ये, मैं तो उसमें आप पहले से नहीं पूरे कर रहे हो वैकेंसी। हाँ। तो आप ये बता रहे हैं कि जो भी विवाद पहुंचा करेंगे कुछ नहीं होगा, अब और वो भी लाइन में लगे, और भी लाइन में, कतार में हो। हाँ, मतलब हाँ, हम तो वो मुसलमान एंगल पे जा ही नहीं रहे हैं कि एक्सपर्ट का जरूरत था, क्योंकि ये शरीयत, मुसलमान लॉ, ये इस्लामिक लॉ, ये जानने का एक्सपर्ट का जो रिक्वायरमेंट था वो अब रिमूव कर दिया गया। जितना मुझे याद आ रहा है तो अंग्रेजों के दौर में जो अदालतें थी, उनमें भी उन्होंने कुछ वक्त बाद ये तय कर दिया था कि अगर मुस्लिमों से जुड़ा कोई मामला आएगा तो जज को इस्लामिक मामलों का जानकार होना चाहिए। आप तो अब खुद वकील हो, आप क्या बता सकते हैं। हाँ, नहीं, आप हम थोड़ा डाइग्रेस करते मैं हुए, छात्र हूँ। ये बहुत सीरियस पॉइंट है कि इस्लामिक लॉ में जब ब्रिटिश हुकूमत पहले इधर आए, तो इन्होंने, जब हिंदू केसेस होते थे, हिंदू केस में ये पंडित को शास्त्री कहते थे, बिल्कुल, उनको बैठाते बुलाया थे। जाता था। और जब मुसलमानों का केस होते थे तो मौलवी को बैठाते थे। लेकिन आपको जान के हैरान होगा कि हमारे ब्रिटिश हुकूमत में ये केस एकदम इंग्लिस्तान तक जाते थे, और एक प्रिवी काउंसिल करके कोर्ट होते थे वहां, लेकिन गोरे जज होते थे। तो लीडिंग केसेस ऑन मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ वो प्रिवी काउंसिल का होते थे, ना मुसलमान का ना हिंदू का। वो गोरे जज बोलते थे कि ये है तेरे हिंदू वो लॉ, तय करते थे। ये है तेरे इस्लामिक लॉ, और वो ही इंडिया में लॉ होते थे। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम ये इसका बात करें, क्योंकि इसके साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड भी रिलेटेड है। वही ब्रिटिश बहुत साफ थे। वो आए थे यहाँ राज करने के लिए, उनको हमारे निजी लॉ से कोई मतलब नहीं था। तुम झगड़ो, लड़ो, जो भी करो। इनफैक्ट वो तो नहीं चाहते थे कि हम उनके कोर्ट में भी आए, इसलिए हमें ये करने के लिए, भगाने के लिए वो कोर्ट फीस भी इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन हम नेटिव लोग ने बोला कि अरे ब्रिटिश सिस्टम बहुत अच्छा है, चल हम यहाँ चलते हैं। तो जब इन्होंने क्रिमिनल लॉ को संशोधन करके एक कानून लाए, सिविल लॉ उन्होंने, जैसे मैरिज है, डिवोर्स है, एडॉप्शन है, सक्सेशन है, ये जो गिफ्ट का हम बात कर रहे हैं, ये सब इन्होंने ना हिंदुओं का छुआ ना मुसलमानों का छुआ। इसीलिए हमारा ये आज के दिन में जो प्रॉब्लम है या जो समस्या है, वो इसीलिए है क्योंकि हमारे पास एक लॉ नहीं है। सबके अलग अलग है। ये रही मेरे पास वक्फ प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के 31,000 केस पेंडिंग हैं। जो कुंदन ने रिसर्च की उसके हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में 165, वक्फ ट्रिब्यूनल में 18,000, अलग अलग प्रदेशों के वक्फ बोर्ड पे 12,500 से ज़्यादा, और ये WAMSI पोर्टल में 58,000 केस, और 4,35,000 से ज़्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज़ के मालिकाना हक का तो पता ही नहीं है, जो देर सवेर पहुंच नहीं है कोर्ट में। मैं नितिन, अगर आप अनुमति दो, जी, इजाजत दो, अनुमति नहीं, आज तो इजाजत बोल रहा हूं। इजाजत, हाँ। सबसे जो विवादित जो है इस कानून में, आपसे मैं अंत में चर्चा करना चाहता हूं, वो ये है कि हमारे जो ओल्ड लॉ था उसमें सेक्शन 107 जो 1995 का एक्ट था, उसमें लिमिटेशन एक्ट का एक्सक्लूजन था। इसका मतलब कि वक्फ प्रॉपर्टी को अगर रिकवर करना है
तो लिमिटेशन लॉ अप्लाई नहीं करेगा। अब लिमिटेशन लॉ का मतलब क्या है? हम्म, तो हमारे लिमिटेशन लॉ एक ये है कि मान लो अगर मैं आपका संपत्ति छीन लिया, तो आपको एक टाइम के अंदर जाके उस संपत्ति के लेने के लिए केस डालना होगा, हम्म, अदालत में दर्ज करना होगा मुकदमा। आप 100 साल बाद नहीं जा सकते हो, तो कानून बोलते हैं 12 साल के अंदर आपको जाना है हर चीज के लिए। जैसे मान लो आपके लोन लिया आपने, 3 साल के अंदर आपको जाना है। हर चीज का अलग अलग टाइम दिया गया है, और उस सूची को कहते हैं लिमिटेशन एक्ट में एक सूची होता है कि इस समय आपको दिया जा रहा है, इस समय के अंदर आपको जाना है। अगर आप नहीं जाओगे तो आपका अधिकार खत्म हो जाता है, मिट जाते हैं। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रावधान था, और इसको हमें समझ नहीं आ रहे कि जिस सरकार कह रहे हैं कि हम वक्फ संपत्ति सुरक्षित करने के लिए ये कानून ला रहे हैं, इन्होंने 107 ही हटा दिया। लिमिटेशन एक्ट का जहां एक्सक्लूजन था, इन्होंने हटा के कह दिया कि लिमिटेशन एक्ट नाउ विल अप्लाई। अब मैं आपको समझाता हूं इसके ऊपर, दो चीज से समझाता हूं कि इसके ऊपर क्या असर होगा। ये काल्पनिक मैं आपको बोल रहा हूं, किसी के ऊपर नहीं बोल रहा, काल्पनिक। मान लो किसी भी राज्य में एक वक्फ बोर्ड है, मान लो यतीमों के लिए एक वक्फ कोई करते हैं, संपत्ति यतीम खाना बनाने के लिए देते हैं, और उस वक्फ संपत्ति जैसे भी हो किसी बहुत अमीर आदमी के हाथ में आ जाते हैं, और वो उधर एक वाहियात, एक लंबा सा इमारत बना लेते हैं, और उस अमीर आदमी का इतना पहुंच है कि वो वक्फ बोर्ड को दबा देते कि तू हमारे खिलाफ कुछ केस नहीं करेगा। ठीक है, तो अब उसके हाथ में आ गया, वो अमीर वाहियात संपत्ति बना लिया। अब कानून जो था 107, वो कहते हैं कि लिमिटेशन अप्लाई नहीं करेगा। वक्फ अगर संपत्ति है, कोई हरपा है वो संपत्ति, तो आप 100 साल बाद भी उसके खिलाफ जाके उसको वापस ले सकते हो वक्फ के लिए, क्योंकि वक्फ अल्लाह के लिए। ठीक है, अब आप तो 107 हटा दिया, और 107 स्टैंडिंग कमेटी ने बोला अच्छा पूरा हटा मत, उसमें प्रोस्पेक्टिवली कर दो। तो अब ये प्रोस्पेक्टिवली कर दिया है। प्रोस्पेक्टिवली मतलब कि ये विधेयक पास होने के बाद लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। उसका मतलब सिर्फ ये है कि जो केसेस पहले दर्ज हुआ है उसमें लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा, केसेस पर। लेकिन अगर मान लो वो अमीर आदमी ने दबा के आज तक केस नहीं फाइल किया है, तो बस अब खत्म। अब वो वाहियात संपत्ति अब उसका हो गया, वक्फ बोर्ड वो संपत्ति नहीं ले सकते। तो ये तो मतलब मुझे समझ नहीं कितने साल का होगा, कितने साल के अंदर जाना होगा केस कोर्ट में? अगर 12 साल के अंदर। 12 में। हाँ, लिमिटेशन एक्ट, एडवर्स पोजेशन अगर हो। हाँ, 12 साल। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहे है कि जब आप एनक्रोचर्स से संपत्ति को निकालना चाहते हो, आप लिमिटेशन लगा दिया। दूसरा और एक है जो इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है, उसमें उस केस में मैं कर रहा था दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से हाई कोर्ट में, तो मुझे मतलब निजी जानकारी है, 130 प्रॉपर्टी था, 123 प्रॉपर्टी था। जो प्रॉपर्टी जब 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 इन्होंने दरबार को कलकत्ता से दिल्ली में लाए और ऐलान किया कि ये होगा, ये लुटन बनाएगा दिल्ली ने तो रायसीना इलाका में जी। बहुत सारे वक्फ का प्रॉपर्टी थे। अच्छा, कब्रस्तान थे, सुनहरी मस्जिद थे, बहुत सारे मस्जिद थे। अच्छा, तो उसको ब्रिटिश हुकूमत ने उसको लैंड एक्विजिशन में एक्वायर कर लिया था, अधिकृत कर लिया था। तो मुसलमानों ने तब बहुत शोर शराबा मचाए थे, और अंग्रेजी हुकूमत ने फिर एग्रीमेंट किया कि हम आपका अधिकार स्वीकार करते हैं उसके ऊपर। और वो अधिकार स्वीकार करते हुए उसके बाद आजादी आ गए। आजादी के बाद 54 एक्ट आ गए। 54 एक्ट ने कहा, वक्फ एक्ट ने कहा कि चलो अब समीक्षा करो। कमेटी बने, बहुत सारे कमेटी बने। लास्ट कमेटी था बर्नी कमेटी, उन्होंने 123 प्रॉपर्टी को ये आइडेंटिफाई किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। ओके। और उसके बाद बोला उसको वक्फ को हैंडओवर होने वाले थे, ऑफिशियली नोटिफाई होने वाले थे, नोटिफिकेशन भी आ गया था। उसको चैलेंज कर गया दिल्ली हाई कोर्ट में विश्व हिंदू परिषद ने। उसके ऊपर सालों साल 2011 तक कुछ नहीं हुआ, और उसके बाद 2013 में अब भाजपा कहेंगे कि देखो सरकार जाने वाले थे तो जाते जाते करके गए, कोई कहेगा कि ये तो करना ही था। जो भी है, हम जैसे मैंने कहा निष्पक्ष, हम आपको सिर्फ तथ्य दे रहे हैं। तो
इन्होंने इसको डीनोटिफाई करके कहा कि ये तो हमने नोटिफिकेशन अधिकार किया था, लेकिन ये कभी ये मस्जिद रहे, कबर रहे, चलते रहे। तो इन्होंने इसको डीनोटिफाई कर दिया। उस डीनोटिफिकेशन के ऊपर और एक केस अभी भी चल रहा है। वो अब विपक्ष कह रहे हर पाने के लिए, सरकार कह रहे तो हमारा ही लैंड था। अब वो केस अभी भी चल रहा है, लेकिन ऑफिशियली वक्फ ने कोई केस नहीं डाला है। अच्छा। जैसे आप समझा, ये नोटिफिकेशन के ऊपर ही चल रहा है। अब आप लिमिटेशन एक्ट जब लाए, इसका मतलब क्या? दो चीज लाए उन्होंने। कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी वक्फ नहीं हो सकता है, कलेक्टर बोलेगा कौन सा वक्फ है, और लिमिटेशन अप्लाई होगा। अब बताओ, और वक्फ बोर्ड में हम बोलेंगे कौन वक्फ बोर्ड है, तुम वक्फ बोर्ड बनाओगे, तुम्हारा कलेक्टर बोलेगा कौन वक्फ है, और लिमिटेशन एक्ट नहीं अप्लाई होगा। अब वो 123 संपत्ति का क्या होगा? संपत्ति गया। तो ये है, अच्छा चीज भी है, लेकिन ये भी हो रहा है। मैं एक केस किया था, मैं अगर आप इजाजत दो, और मैं जब कोर्ट जाता हूं हर दिन मुझे बहुत खराब लगता है, क्योंकि मैं उसके सामने से जाता हूं। अच्छा। और वो है लाल मस्जिद। वो भी एक वक्फ प्रॉपर्टी था। अगर आप दिल्ली में आए हो तो आप देखोगे कि जो लोधी का जो शमशान घाट है लोधी में, उसके उस रास्ते के उस तरफ ओबराय होटल के पास एक पूरा एक वक्फ प्रॉपर्टी था और एक मस्जिद था। तो उसको लेके होम मिनिस्ट्री उसमें सीआरपीएफ का मकान बना रहे थे। तो उसमें हम कोर्ट में गए, हम सिर्फ सामने का मस्जिद तक ही बचा पाए। तो आज के दिन में आप देखो कि मस्जिद है, उसके पीछे पूरा बैरिकेड करके कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और पूरा उसमें बिल्डिंग बन गया है। केस अधीन है। हम जज साहब को बोला कि आप रोकादेश दो। जज साहब ने कहा कि नहीं, अगर आप जीत जाओगे तो फिर आपको हम वापस दे देंगे। मैंने कहा उसमें तो कब्र था, उसमें अगर आप इमारत बना दोगे तो फिर क्या वापस दोगे उनको? तो अगर कोई कह रहे हैं कि हमारे मुर्दे को भी आप शांति से नहीं सोने दे रहे हो, कम से कम इनको तो बख्श करो, तो उसमें भी कुछ पॉइंट है उनके। एक सवाल है मेरे पास, मुझे लगता है अब जब इतना सब आपने बता दिया तो यह बनता है कि क्या भारत में हिंदू ट्रस्ट या अन्य धार्मिक संपत्तियों के लिए भी ऐसे ही सुधारों की जरूरत है? देखिए, जैसे आप हिंदू कहा, मैं तो सिख गुरुद्वारा एक्ट कहा आपको। हाँ, गैर मुस्लिम जो भी। तो अगर तिरुपति का जो तिरुपति तिरुमला देवस्थानम ट्रस्ट है, उसमें भी हमारे संविधान में, देखिए ये चीज हमें समझना है कि हमारे जो भारत एक गुलदस्ता है, ठीक है? हम सब एक, अगर एक गुलदस्ता में सब फूल एक रंग के होगा तो उस गुलदस्ता का जो खाबिया है, जो आई एम सॉरी, आई एम स्ट्रगलिंग विद वर्ड्स, व्हाटएवर, वो नहीं होगा। तो अगर आप हिंदुओं को बख्श दो, उनको अपने मंदिर संभालने दो, मुसलमानों को भी अपने मज़ार, अपने मस्जिद, अपने कब्रिस्तान संभालने दो, सिखों को अपने गुरुद्वारा संभालने दो। हाँ, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, इन्होंने जो चेंज किया है, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। दोनों रिलेटेड है। ट्रांसपेरेंसी जैसे होगा, अगर मान लो सब पोर्टल में आ जाते हैं, आज के दिन में पता है कि वक्फ का प्रॉपर्टी क्या है या हिंदू चैरिटेबल एंडाउमेंट का प्रॉपर्टी क्या है, कितना रेंट आ रहे, उसमें से कितना बेवाओं को जा रहे, कितना यतीम को जा रहे, कितना मस्जिद में जा रहे, कितना अस्पताल में जा रहे। सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। आप ये कह रहे हैं कि सब जगह ट्रांसपेरेंसी कर दो। एकदम। कल तो चुनाव दिया वो नेता विपक्ष राज्यसभा में कि आप कह दो कि हिंदू जो एंडाउमेंट्स, साउथ इंडिया में बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स एंडाउमेंट में, आप उसमें संशोधन करके कह दो कि 60% दलित होगा और बहुजन होंगे, उनका हेड। वहां कह दो कि CEO विल बी अ मुस्लिम, कह दो। अच्छा, ये जो कानून है अब तो खैर बनने की तरफ ही है, लेकिन क्या इसकी लीगलिटी चैलेंज हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में? आपको लगता है हो सकते नहीं, होगा, होगी, जरूर होंगे। कौन जा रहा है? आई डोंट नो। आप जा रहे हैं? आई एम अ लॉयर, आई डोंट गो। If someone engages me, I go. If someone engages me to defend the law, I will defend the law. I am a lawyer. मतलब इतनी खामी आपको लगती है कि केस बनेगा? देखिए, हमारे देश में केस डालने के लिए कोई कमी नहीं है और हमारे केस डालने वाले कोई कम नहीं है। तो बनते हैं, नहीं बनते हैं, अदालत का। तो कोर्ट को भी डालने लायक तो लगना चाहिए, तभी तो बात आगे जाएगी। आज के दिन में अगर आप केस डाल रहे हो कि राहुल गांधी को
ब्रिटिश सिटीजन बनाओ, संविधान से सेक्युलर सोशलिज्म डिलीट करो, इतने सारे फालतू के केस अगर होते हैं तो ये तो सीरियस इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है। जैसे मैंने आपको लिमिटेशन का बोला कि आप एक तरह से कह रहे हो कि आप वक्फ का संपत्ति सुरक्षित करना चाहते हो, एक तरफ से आप लिमिटेशन डाल रहे हो उसमें। लिमिटेशन मतलब जो कब्जा करके बैठे हैं वो कब्जा वापस नहीं देंगे। वो जो आपको मैंने काल्पनिक एग्जाम्पल दिया, अमीर जो वाहियात बिल्डिंग बना के बैठे हैं, वो वापस नहीं देगा वो बिल्डिंग, वो जमीन कभी वापस नहीं जाएगी, चली जाएगी। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए, आप इसमें क्या सुधार जो है चाहेंगे कि भाई ये मेन है, ये तो कर देने चाहिए? वैसे आपने बताए हैं, फिर भी मैं अंत में पूछूंगा। संक्षेप में मैं कहूंगा कि इन्होंने जो ट्रांसपेरेंसी किया है, ट्रांसपेरेंसी सही है, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, पोर्टल में भी होना चाहिए, एक श्योरिटी होना चाहिए। ठीक है। वक्फ ट्राइब्यूनल भी ठीक है, हमारे जज को ऐसा इस्लामिक स्कॉलर होने का जरूरत नहीं है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में इनफैक्ट शाहबानो के टाइम पे उन्होंने यही कहा था कि कौन होते हैं चंद्रचूड़, वो चंद्रचूड़ का सीनियर चंद्रचूड़ सर, जस्टिस वाई चंद्रचूड़ जी। चंद्रचूड़ कौन होते हैं शरीयत के ऊपर फैसला देने के लिए? देखिए, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज अ सेक्युलर रिपब्लिक। सो आवर जजेस, हमारे जो जज है, वो जज हिंदू हो या मुसलमान हो, या सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म के इशू पे जो अगर लीगल प्रॉब्लम है तो उनका एंटाइटलमेंट है, तो ये ठीक है, मैं मानता हूं कि ऐसा होना चाहिए। इनफैक्ट ये सब बोलना कि एक मुसलमान जज होना चाहिए या मुसलमान लॉ का नॉलेज होना चाहिए, हमारे जज को सब लॉ में नॉलेज होता है। हाँ, सेक्युलर स्टेट में ठीक भी नहीं। हाँ, तो ये तो ठीक है। मैं ये भी मानता हूं कि सीईओ भी कहना कि मुसलमान ऑफिसर होना चाहिए गलत है। हमारे हर जो बाबू होते हैं, जो अफसर होते हैं, ईमानदार होना चाहिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईमानदार ऑफिसर होना चाहिए। इतना तक तो मैं मानता हूं। लेकिन जो संविधान में अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है कि अपना कल्चरल एंड इकोनॉमिक मैटर्स को मैनेज करने का, आप उनसे अपना वॉइस छीन रहे हो। जो इलेक्टेड प्रोसेस था, जो इलेक्टेड इलेक्टोरल कॉलेज था, इलेक्टेड एमएलएस था, आप उनको छीन के स्टेट नॉमिनेट कर रहे हैं। तो एक तरीके से तो वो गलत है, हर तरीके से वो गलत है, एक तरीके से हर तरीके से वो गलत है। तो ये तो बहुत भारी पड़ेंगे एक दिन। स्टेट का तो मुझे समझ में आया, स्टेट मतलब सूबे जो अपने राज्य हैं। इसका जो मेरा कहना है संरचना है, जो इसका स्ट्रक्चर है वक्फ बोर्ड का, इसमें और क्या होगा? कुछ बदलाव है या पहले क्या होता था? जैसे स्टेट तक तो मुझे समझ में आता है, सेंटर में क्या होता है? सेंटर में भी था, सेंटर में था कि मुसलमान एमपी होगा, अब उसको भी हटा दिया है, अब हिंदू या नॉन मुस्लिम एमपी हो सकता है। तो वो इन्हें कौन चुनता है? सरकार नॉमिनेट करेंगी, सरकारी नॉमिनेट करेगी। नहीं, इसमें जो कॉलेज वाली बात थी, इलेक्टोरल कॉलेज वाली, हाँ, वो इलेक्टोरल कॉलेज सिर्फ स्टेट लेवल पे था। हाँ, लेकिन ऊपर सरकार ही सरकार नॉमिनेट करते थे। पहले भी ऐसे होता था। हाँ, लेकिन उसमें एज आई सेड, उसमें रिक्वायरमेंट था कि मुसलमान एमपी बस वो नॉमिनेट करेगा, मुसलमान ही होगा। तो अब वो उन्होंने चेंज कर दिया है, कोई भी एमपी हो सकता है। ठीक है। तो ये मांग फिर मैं समझ रहा हूँ कि जो शोर है वो इसीलिए भी है ज़्यादा कि अगर वक्फ में आप ये कर सकते हो तो फिर आप जो गैर मुस्लिमों के यहाँ जो भी व्यवस्थाएं हैं, फिर उसमें भी एंट्री बाकी लोगों को दे दो, फिर पूरा सेकुलर स्टेट हो जाएगा। हाँ, सेकुलर स्टेट बना दो, सबके मामले वक्फ ही अबॉलिश कर दो ना। बोल दो कि एक सेक्युलर बना दो, डेडिकेशन वाला, अगर आपको करना है तो। ये सारे धार्मिक न्यासों का मामला कोई एक ही समिति निपटा ले, उसमें सब हो, हिंदू मुस्लिम सब हाँ, करो, हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, क्योंकि एक चीज आपको समझना है, वक्फ का एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। हिंदू जो ट्रस्ट बनाते हैं, वो ट्रस्ट एक पर्सन के नाम पे होते हैं या ऑब्जेक्ट के नाम पे होते हैं। वक्फ अल्लाह को डोनेट किया जाता है, इट इज अ डेडिकेशन टू गॉड। तो वक्फ एक्चुअली यूनिक है। जैसे सऊद में, दुबई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक्सपर्ट्स आते हैं, रियल एस्टेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वो हायर करते हैं। उनका तो वक्फ बोर्ड, उनका जो वक्फ है वो तो प्रॉफिट में है। सोचो, रियल एस्टेट आप मैनेज कर, आप मान लो अगर आप प्रोफेशनल मैनेजर लाए, एमआर डेवलपर या कोई जैसे डीएलएफ है, किसी को लाते हो और उसको कहते हो कि ये हमारे प्रॉपर्टी है, तू मैनेज कर, मैं तुझे ठेके में देता हूं, तो हर महीने मुझे इतना रिटर्न दे। अच्छा। अब देखो कितने एनक्रोचमेंट वो खाली कर देगा, अपना खाली करा देगा। तो नियत जो है वो चाहिए। बाकी देशों में क्या है कि हमने जैसा किया वैसा बाकी देशों में भी है क्या? नहीं, देखो, हर देश में अलग अलग उनका। क्या बात है, कुछ उदाहरण दे दीजिए। जैसे मैंने आपको कहा, सऊदी का हो गया। सऊदी का जैसे है,
obviously there's no question of non-Muslims being on their waqf board, but they engage contractors to manage their, or as consultants to manage their waqfs. Many of their waqfs are in profit. आज के दिन में हमारे वक्फ के पास तो पैसा ही नहीं, अपने एम्प्लॉयज को, आपको पता होगा दिल्ली हाई कोर्ट में वक्फ के एम्प्लॉयज ने याचिका डाला, मुत्तावली ने याचिका डाला कि हमें तो महीने महीने तनख्वाह नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलते। अमेरिका में कुछ अगर उस तरफ देखें, हर चीज के लिए उधर देखते हैं। नहीं, अमेरिका, आई वोंट नो, आई वोंट प्रिटेंड टू बी एन एक्सपर्ट ऑन अमेरिकन लॉ, बट आई डोंट थिंक इन अमेरिका देयर इज एनी वक्फ लॉ एज सच। वहां तो है ही नहीं, वो है ही नहीं, क्योंकि उनका तो एस्टैब्लिशमेंट क्लॉज है। इंग्लैंड जिन्होंने हमारे यहाँ पूरी व्यवस्था ही बना दी, मैं कंप्लेंट करता हूँ, अमेरिका में तो उनका एस्टैब्लिशमेंट क्लॉज है ना, स्टेट डज नॉट इंटरफेयर विद एनीथिंग रिलीजियस, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अमेरिका में कोई भी कांग्रेस या स्टेट कांग्रेस लेजिस्लेचर पास नहीं कर सकते एनी लॉ डीलिंग विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन। वो उनका बहुत स्ट्रांग है, तो उन्हें छोड़ ही दिया है। हाँ, वो प्राइवेट है, अपना जो मैनेज करना है करो। जी, यूके आई एम नॉट श्योर, आई डोंट थिंक देयर इज स्पेसिफिक लॉ ऑन वक्फ, बट आई मे बी रॉन्ग, आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर। तो अगर हम देखना ही चाहें किसी और की तरफ कि भाई कहाँ पर इससे बेहतर हुआ है, तो मेरा ख्याल है फिर कौन ही होगा। यूएई बता रहे हैं आप, उसमें यही बता रहे हैं आप कि भाई प्रोफेशनल लोगों की सेवाएं लेते हैं वो। हाँ, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। आप अबू धाबी देखो, यूएई देखो, मतलब एमिरेट्स देखो, सऊदी अरेबिया देखो, ऑल द वक्फ बोर्ड्स आर प्रोफेशनली मैनेज्ड ओवर देयर। एंड आज के दिन में भी, जैसे मैंने कहा, आपने कहा ये राजस्थान का हमने एग्जांपल लिया था, वो जो राजा जो मरने वाले थे, रहते थे महल में, किले में, लेकिन मरने वाले थे, आज कितना टर्न अराउंड हो गया। कैसे हुआ टर्न अराउंड? इकोनॉमिक मैनेजमेंट करके हुआ ना। तो जैसे आपने कहा कि 28 देश, कितने देश का संपत्ति, 30 देश का लैंड जो है, अगर मान लो उसको प्रोफेशनली मैनेज किया जाएगा, क्या क्रांति हो सकते है, इनकलाब। हिंदी उर्दू दोनों ठीक हो गई आपके हमारे पॉडकास्ट में। तो यही कुछ खास चिंताएं थी जिनको आपने एड्रेस कर लिया। मेरा ख्याल है सभी कुछ इस पॉडकास्ट में शामिल हो गया होगा। कुछ छूट गया होगा तो कमेंट बॉक्स में हमारे सुनने वाले और देखने वाले बता ही देंगे, और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको फिर से न्योता भेजा जाएगा। थैंक यू, और समय निकाल के आइएगा। शुक्रिया। आखिर में कुछ जोड़ना घटाना चाहते हो तो प्लीज़। आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, एंड आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो कह रहे हो, आई मीन आप जो कर रहे हो, ये जो, अगर आप परमिट करोगे मैं बोलना चाहता हूँ एक सेकंड के लिए। मुझे ख्याल आप तारीफ ही कर रहे हैं। नहीं, तारीफ नहीं, तो इजाजत है। हाँ, काबिल तारीफ हो इसलिए। ठीक है, हमारे उर्दू इज लाइक माय गॉड। ये जो हमारे जो आज के दिन में जो चैनल्स बन गया है, जो शाउटिंग मैच होते हैं, जो भड़कावे एक चीज़ दो लाइन बोला जाते हैं, इसका जो निचोड़ वो है ये पॉडकास्ट। ये जो हम बात कर रहे हैं, आप समझने का कोशिश कर रहे हो, हम आपको दोनों पक्ष दे रहे हैं और आपके श्रोता सुन रहे हैं। हमारे देश में इसका और बहुत ज़रूरत है, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सो थैंक यू टू यू एंड योर टीम ऑल ओवर हियर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे पता नहीं ताली नहीं बजे से अपना काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच घोष साहब। थैंक यू। और आपने सुना जैसे पहले, अच्छा हाँ, एक चीज़ रह गई, वो जो मुझे आपसे पूछनी थी। आपने कहा था पिछली बार आप आए थे कि बीएनएस पर मैं और आराम से बताऊंगा कि कैसे ड्राफ्ट हुआ है, इतना अच्छी तरह तो नहीं बना है। कुछ हुआ? अभी तो आपको पढ़ाई लिखाई का मौका मिल गया होगा ना, जुलाई में आए थे आप। नहीं, मैं अगर आप कहोगे तो इस एक्ट में भी इनका जो इन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ किया है, ये भी मतलब बहुत ही घटिया लैंग्वेज इन्होंने यूज़ किया है। एक जगह तो उन्होंने लिखा है रिवर्टेड बैक। अब रिवर्टेड बैक, तो मैंने किसी से पूछा कि ये तो अंग्रेज़ी नहीं है, तो उन्होंने बोला कि ये गुजराती इंग्लिश, ऐसा गुजरात में ऐसा बोला जाता है। तो जो भी है, लेकिन ये जो लेजिस्लेशन है, बहुत सारे जगह में जैसे अलग से सुन्नी बोर्ड है, शिया बोर्ड है, लेकिन इन्होंने जब इन्होंने अमेंडमेंट में इन्होंने डाल दिया एंड शियाज विल बी रिप्रेजेंटेड इफ नॉट देयर। अरे जब अलग से शिया सुन्नी बोर्ड बन रहे हैं, तो फिर शिया को उस बोर्ड में क्यों देना है, या सुन्नी को उस बोर्ड में क्यों देना है? और ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज भी मतलब देयर इज अ डिफिकल्टी, बट आई वुड हैव अज्यूम्ड दैट दिस वुड हैव बीन एड्रेस्ड at least at the JPC level, or if not thereafter when they brought the bill, but sadly they have not. And this is first case jahan ek grammatically incorrect language is coming into the Indian statute. वकीलों की बात वकील जाने।
हम केवल बुला सकते हैं और मामले को समझ सकते हैं। आई होप ये मामला अब समझ में कुछ आया होगा, क्योंकि शोर चारों तरफ काफ़ी था। तो हमें यही उम्मीद थी कि वकील साहब आएंगे और इसकी लीगैलिटी के बारे में या इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं उसे विस्तार में बताएंगे। मुझे उम्मीद है हमने समझा होगा। मुझे उम्मीद है कि जो छूट गया है उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करेंगे। सारे कमेंट पढ़ते हैं हम, तारीफ हो या फिर मजम्मत, सभी कुछ। तो प्लीज़ लिखिएगा ज़रूर। और पिछले पॉडकास्ट जो लगातार अब हम कर रहे हैं उन्हें बहुत प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा और क्या बेहतर कर सकते हैं, ये भी कि और किस टॉपिक पर बात हो सकती है। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे। पढ़ाकू नितिन की टीम को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।